द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम 3-4 मामलों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान निष्कर्ष निकालेंगे हर चीज का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाजार में गिरावट का दौर है, बाजार दबाव में है। और दबाव में क्यों है, एफआईज की सेलिंग क्यों चालू है, इस संबंध में मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि एफआईज तो पिछले 4 साल से बेचते रहे। करीब 10 लाख करोड़ का माल पिछले 4 सालों में एफआई ने बेच डाला है, क्योंकि इनको प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है और उस प्रॉफिट को एक बार ये इन्वेस्ट कर लेना चाहते। जब जब मौका लगता है, जब जब ये बाजार उठता है तो बेच देते हैं। इतना जरूर है कि इनको आज के करीब 25 जून के आसपास इनको एहसास हो गया था कि इस क्वार्टर के जो आने वाले परिणाम हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन ये धारणा भी उनकी गलत है। कारण क्या है कि अभी तक जो परिणाम आए हैं वो 20% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। सब में मिड कैप में 22% दिखा रहे हैं, निफ्टी में 18% दिखा रहे हैं, लार्ज कैप में 20% दिखा रहे हैं और इनऑल 20% दिखा रहे हैं। और स्मॉल कैप में जरूर शुरुआत में जब आंकड़ा शुरू हुआ था, आना रिजल्ट शुरू हुआ था, तो करीब 32% माइनस था, जो अब 1.5% माइनस रह गए। और आने वाले समय में वही स्थिति होगी जो पिछले क्वार्टर में हुई थी कि जो ओवरऑल जो आंकड़ा था प्रॉफिट का, ग्रोथ का, वो 38% पे पहुंच गया था स्मॉल कैप, और मिड कैप का 20 या 28% था। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादा कोई खराबी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं बाजार पानी में जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। डीआईज खरीद रहे हैं मार्केट में, एचएनआईज खरीद रहे हैं, और की भी खरीद चालू है, रिटेल इन्वेस्टर की भी खरीद चालू है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखिए कि ये जो माइनस, जो रेड एंट्री दिखा रहे हैं स्मॉल कैप शेयर्स के, स्मॉल कैप कंपनीज के रिजल्ट्स में जो रेड एंट्री दिखा रहे हैं, माइनस में दिखा रहे हैं ग्रोथ को, ये भी थोड़े टाइम में जब ठीक होगी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ 20-25% की ग्रोथ तो स्मॉल कैप में भी आके रहेगी प्रॉफिट में, तो ये सब ठीक हो जाएगा। झटका देना ऑपरेटर्स का काम। क्या इन्फोसिस के रिजल्ट इतने खराब थे? क्या विप्रो के रिजल्ट इतने खराब थे? टीसीएस के इतने खराब थे कि जिनको तोड़ के चटनी कर दी? इवन छोड़िए कोफोर, जहां की 38% का प्रॉफिट आया, परसिस्टेंट में 38% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, उनको भी धराशायी कर दिया। तो ये बाजार के ऊपर ऑपरेटर मैनिपुलेटिव वे के अंदर टेक्निकल आधार पर, टेक्निकल ग्राउंड पे कितना प्लस है, कितना माइनस है, कितने सौदे खड़े हैं, उस आधार पर ये माइनस प्लस चलता है। इसका फंडामेंटल से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं, कुछ टाइम घुमा देते हो शेयर। तो ये तो बात है, इसलिए कोई घबराए नहीं, मतलब थोड़ा इंतजार करें, नेट पोजीशन आने दीजिए, फाइनल पोजीशन आने दीजिए, जब विचार करें। वो एक अलग बात है कि जैसे स्मॉल कैप में मानिए 300 शेयर, अब इन 300 शेयर में 200 शेयर की तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाए और बचे 100 शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उससे और जो टोटल प्रॉफिट का फिगर है वो ऊपर जा सकता है। तो सबसे बड़े जो म्यूचुअल फंड जो हैं, सबसे बड़े का मतलब सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी होते हैं वो म्यूचुअल फंड है। एक इंडिविजुअल, एक रिटेल इन्वेस्टर 300 स्मॉल कैप नहीं खरीद सकता है और 100 भी नहीं खरीद सकता। इतने बड़े परिवर्तन भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि साहब जो एग्जिस्टिंग शेयर है अगर उनमें रेड एंट्री आई है तो उनको तो निकाल देवे, और जिनमें प्रॉफिट आया है उसको खरीद लेवे। जिनमें जबरदस्त ग्रोथ, इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाता, इतने एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो ऐसी सूरत में म्यूचुअल फंड कर डालते हैं। तो मैं आपको अगेन अगेन यही कहता हूं, और मैंने खुद ने भी ये पॉलिसी डिसीजन लिया है कि जो स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट है ना, और मिड कैप का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कुछ आप म्यूचुअल फंडों के जरिए करिए, उन पर छोड़िए आप इस बार।
अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि वो जो मैंने ऐप बनाया है, एजुकेशन प्योरली एजुकेशनल ऐप है, जिसमें शेयर बाजार के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के तरीके बताए गए हैं। जो काम मैं आज कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपको कॉम्पिटेंट बनाना चाहता हूँ। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी सलाहकार 24 घंटे आपके साथ नहीं है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना और इन डेप्थ नॉलेज होना ये बहुत आवश्यक है शेयर बाजार की, ताकि आपके साथ में कोई चीटिंग या ठगी ना हो। तो बात रही ये, उसके जो मेंबर बनना चाहें आप लोग बन जाएं, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है मेरी तरफ से। मेरी खाली एक सजेशन है आपको, हल्का सा ये बात। नंबर 3 बात कि आज का जो प्रमुख विषय है चर्चा का वो ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूके से भारत का, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा, और यूके को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और देश की किन कंपनियों को नुकसान होगा, किन को फायदा होगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, वहां पर एक्ट पास करना पड़ेगा इंग्लैंड में। इसके लिए एक्ट पास हो जाएगा 2-5-10 दिन में, 15 दिन में, और उसके बाद ये एग्रीमेंट जो है पूरी तरह लागू हो जाए। तो इस संबंध में मैं आपको थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। समय के लिए ना चिंता करें, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं एक वीडियो को छोटा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि मैं अगर वीडियो बड़ा बनाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं साहब वीडियो बड़ा बना दिया, और बड़ा बनाए बिना 20-22 मिनट का, 18 मिनट का वीडियो तो अत्यावश्यक है। उसके बिना इतनी बातें जिक्र आ नहीं पाता, इतना डिटेल डिस्कशन हो नहीं पाती, और पूरी बात नहीं बताऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं। दिस इज द पोजीशन दोस्तों। मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है टू सर्व यू। आप लोगों को इस इतनी सक्षमता देना चाहता हूं मैं। तो देखिए, ऐसा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए हुआ है कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत हों, व्यापार की मात्रा बढ़े, और दोनों देशों को लाभ हो। जो सरप्लस प्रोडक्ट हैं दोनों देशों के पास में, वो खप जाए। अब इसके अंतर्गत सबसे अहम विषय है, इस व्यापार को सन 2030 तक डबल करना चाहते हैं। $122 बिलियन का व्यापार करना चाहते हैं। नाउ इट इज $66 बिलियन, है ना। तो अब इस संबंध में देखिए कौन कौन सी क्या क्या हुआ है। इंडिया हैज नॉट अलाउड यूके। भारत ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट में प्रावधान नहीं रखा है जिससे इस देश के कृषि और डेयरी उद्योग को या मत्स्य पालन उद्योग को नुकसान हो सके। फिशरीज, भारत ने जो कुछ किया है इन दोनों उद्योगों के हित, तीनों उद्योगों के हित में किया, क्योंकि मोदी सरकार जो आनंद फानंद में कुछ नहीं करती, ये पूरे उद्योग जगत की बहुत इन डेप्थ स्टडीज करती है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो एग्रीमेंट किया है उसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए। अगर कोई नुकसान हो सकता है तो मैं बताऊंगा अभी आपकी चल के आगे। आप देखिए, सुनिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 मिनट में ये टिप लेने वाली जो बातें हैं ना, टिप मैंने खूब दी है आप लोगों को, एनालिसिस करके बताया खूब अच्छे अच्छे शेयरों का। देवर टिप, लेकिन आप लोग ज्ञान ग्रहण कीजिए। नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत नॉलेज है। पीपल से इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट, nothing is lost. If knowledge is lost, character is lost, then everything is lost. तो ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, भारत के एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी घटाएगा इंग्लैंड, वो श्रिम्प, ट्यूना, फिश मील एंड फीड, ये 42%, 4.2% से 8.5% का टैक्स है। ये घट करके या तो नील हो जाएगा कुछ चीजों पर, या ज्यादा से ज्यादा 3% है। इंडिया शेयर इन मैराइन एक्सपोर्ट टू यूके इज ओनली 2.25%। 2.25% का हिस्सा है जो इंग्लैंड जो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है उसमें, जो बढ़ करके 5-7% तक होने की पूरी संभावना है।
तो सो फार दीज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, इसमें भारत को बहुत बड़ा फायदा हो। और जो फिशरीज एक्सपोर्ट की कंपनी है, फिश मील जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, जैसे ये अवंती फीड्स है, फिर एक और 2-3 कंपनियां हैं फिशरीज की, उनको बहुत बड़ा फायदा हो। अनदर थिंग, इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फ्रूट्स पैदा करने वाले हैं, खास तौर से अंगूर जो है, ग्रेप्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल बी हाईली बेनिफिट। एप्पल, फ्रूट्स, ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट है कई कंट्रीज की तुलना में भी कुछ भी नहीं है इंग्लैंड को, वो उनके बराबर आ जाएगा। चाइना, ब्राजील और साहब ये जो है कि टर्की, इनके बराबर आ जाएगा हमारा। अनदर थिंग कि टेक्सटाइल एंड केमिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल, केमिकल एंड लेदर एक्सपोर्ट, तो 12% का टैरिफ है टेक्सटाइल पर, जो जीरो हो जाएगा अभी। और इसकी बेनिफिशियरीज कंपनीज कौन सी होंगी? ये जितने भी गारमेंट और बेडशीट और टॉवल, जो टेरी टॉवल मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, दे विल बी द हाईली बेनिफिट। जैसे वेल्सपन लिविंग है, ट्राइडेंट है, इंडोरामा है, वर्धमान है, फिर आप देखिए केपीआर मिल है, पर्ल ग्लोबल है, गोकुल दास एक्सपोर्ट है। ये जो कंपनियां हैं ना, दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस कंसेशन। इनको अंदर इनके व्यापार में इनका जो एक्सपोर्ट है इन कंपनीज का, वो 5-5, 10-10% बढ़ जाएगा। 10-10, 15-15% इनका बढ़ जाएगा। इस पर ड्यूटी रिलैक्सेशन जबरदस्त है। 12% टैरिफ टेक्सटाइल पर है, जो जीरो पर आ जाएगी, या 1-2% रह जाएगी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगी। फिर केमिकल एक्सपोर्ट जो है जो इंडिया, तो इसमें भी 30 से 40% की बढ़ोतरी आएगी। जो यूके को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल्स, 6.5% से 7.5% ड्यूटी है, जो जीरो पर आ जाएगी। यानी इंडिया की 99.7% एक्सपोर्ट लाइन्स हैव बीन रिलैक्स्ड। बस अब इसमें जो इंग्लैंड इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, उसमें सबसे बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ उद्योगों की। अब वो कहाँ रियायत दी है उसने? एरोस्पेस आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक, और ये मेडिकल इक्विपमेंट है, विस्की है, कार हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है ना, तो इन सब में थोड़ा भारत को रियायत देनी पड़ेगी। और जैसे विस्की पर 150% ड्यूटी है, जो अभी फिलहाल 75% पे आएगी, और थोड़े टाइम में घट करके ये 40% पे आएगी। तो इसमें विस्की, जो कि सबसे सुपर ब्रांड है और सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, इसमें जो विस्की मैन्युफैक्चरर हैं, लाइक विस्की के यूनाइटेड स्पिरिट है, जो कंपनीज है जो ये, और रेडिएंट खेतान है ना, रेडिको खेतान, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड वो 2 कंपनीज हैं। इनको नुकसान होगा बिकॉज देयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड रिड्यूस। भारत सरकार हो सकता है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी, वो जो एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे, घटानी पड़ेगी। स्वदेशी उद्योगों को तो बचाना पड़ेगा, लेकिन कितनी भी घटा दो, सप्लाई बढ़ेगी। फॉरेन ब्रांड जो है वो लोगों की ज्यादा पसंद होता है, और चूंकि सस्ता मिलेगा, 150% ड्यूटी घट के जब 40% आ जाएगी, अभी 75 घटेगी, फिर 40 आ जाएगी, तो इसका बेनिफिट तो कंज्यूमर लेगा ही लेगा। फॉरेन ब्रांड इज द मोस्ट लाइक। हालांकि ये जो कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट वगैरह, ये जो कंपनियां हैं, ये भी इंग्लैंड की कंपनी है, इनकी पेरेंट है इंग्लैंड में, पेरेंट कंपनी इंग्लैंड की है, एंड दे आर, इनका स्टेटस भी बहुत हाई है। दे आर यूनाइटेड स्पिरिट द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड सो फार लीगल मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लीकर। तो ऐसी सूरत में इन कंपनियों को नुकसान होना करीब करीब निश्चित होगा है। दूसरी बात है एरोस्पेस के जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, चूंकि इस क्षेत्र में आवश्यकता बहुत ज्यादा है, वैरायटीज बहुत हैं,
डिमांड बहुत है। इंडिया इन क्षेत्रों एरोस्पेस के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट है। अभी इंडिजिनाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र की जो एरोस्पेस एंसिलरीज बनाने वाली कंपनी, इनको कोई बहुत बड़े नुकसान की संभावना नहीं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी ऐसी कोई बात नहीं, कैपिटल गुड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ऐसे कोई नुकसान की बात नहीं। कॉस्मेटिक्स में जरूर नुकसान हो सकता है, जो हाई क्वालिटी कॉस्मेटिक जैसे नायका है, नायका के बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, तो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स भी बहुत हाई क्वालिटी का है, उसकी रेटें घटेंगी। इससे नायका को जरा थोड़ा बहुत उठने लगी थी कंपनी, इट कैन अगेन बी पुट टू डैमेज। हिंदुस्तान लीवर को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में दिस इज द पोजीशन। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक खाली नाम है। देखिए, पेप्सी और कोका कोला ये वर्ल्ड फेम सुपर ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इनको कोई टक्कर नहीं दे पाया। कोई छोटी मोटी होंगी, आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। तो इंडिया में भी इस तरह के तो बहुत हैं छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर, कई तरह की है। जो बच्चे जो मतलब कई वो पैकेट्स आते हैं और पीते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो शराब कंपनी। रहा सवाल, कुछ दवाएं भी आएंगी, मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट आएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे, इनकी तो आवश्यकता है। वो चीजें यहाँ पाएंगी जो हम मंगाते हैं, क्योंकि उनकी चीजें ड्यूटी रिलैक्सेशन के बावजूद भी महंगी हों। तो ऐसी सूरत में हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कम्पिटिट कर लेंगे उनसे, ऐसी कोई खास बात। लेकिन कॉस्मेटिक एंड विस्की और बस ये खास तौर से ये दो ही चीजें हैं जिनको नुकसान। बाकी और तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इससे एग्रो सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर को। टेक्सटाइल है, श्रिम्प है, मतलब मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट का काम है, वो इंडिया को मतलब दे दे के मैं कुल में कहूँगा। कारें इंपोर्ट होंगी, लेकिन कार 80 लाख रुपए से ऊपर की होगी इंपोर्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया में 80 लाख की कार कोई बढ़ाता ही नहीं है नीचे। टाटा बनाता है, वो भी फॉरेन में बनाता है, इंडिया में अभी तक उनका कोई प्लांट नहीं। रहा सवाल टेस्ला का, टेस्ला भी 50 लाख से ऊपर की कार बनाए। अगर कोई नुकसान हो सकता है टेस्ला को, इंडिया की किसी भी कार मैन्युफैक्चरर को कोई नुकसान। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इंडिया इज द नेट विनर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द श्रिम्प एंड फिशरीज एक्सपोर्ट सेक्टर, लेदर, टेक्सटाइल, ये जो इंडिया की और जिसमें बहुत बड़ी मैन पावर लगती है, क्योंकि मैन पावर नहीं इंग्लैंड में, इंडिया ये जो चीजें हैं इनमें मैन पावर की जरूरत है। तो वो जो चीजें हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो शेफ हैं यानी कुक्स जो हैं, कुक हैं, म्यूजिशियन हैं और एक और है, ये लोग फॉरेन जा सकेंगे आराम से, इनके वीजा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये 100 या 200 डेज का कुछ प्रोविजन है उसमें रह सकेंगे। तो ये इंडिया के जो वर्कमैन है इनको एम्प्लॉयमेंट का स्कोप भी बहुत खुला, दे विल बी हाईली बेनिफिट। तो जो सरकार ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत सोच समझ के किया है, वेल प्लान। ये वैसा एग्रीमेंट नहीं है जो 1992 में हुआ था, WTO का एग्रीमेंट है, उससे इंडिया की इंडस्ट्री बैठ गई। अब आप यूं ही देख लीजिए ना कि जैसे ट्रंप साहब खूब दबाव डाल रहे हैं, वो एग्रीमेंट के होने में दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो आप खरीदिए। इंडिया हैज ब्लंटली रिफ्यूज कि हम ये नहीं खरीदेंगे, आप करें ना करें आपकी इच्छा है। अच्छा, इसे यूके के एग्रीमेंट से किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो फ्रूट ग्रोविंग हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, खासतौर से ग्रेप्स है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ये दे विल बी हाईली बेनिफिट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये एग्रीमेंट नेट टू बेनिफिशियल है। अमेरिका भी खूब दबाव डाल रहा है, लेकिन मोदी जी कतई किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो एक युग पुरुष हैं, एक बहुत ही बोल्ड और महान प्रधानमंत्री हैं। फिर आप कहोगे कि आप तो चमचागिरी की बात कर रहे हो, मेरे को क्या मिलता है मोदी जी से? मैं उनका कोई मातहत नहीं हूँ, मुझे कोई कोटा लाइसेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई कोटा पट्टा नहीं चाहिए, मैं काहे की चमचागिरी करूंगा ये बताइए आप? मैं तो ऊपर वाले की चमचागिरी करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, चर्चा यहीं तक रहने देते हैं। बाजार के बारे में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।